ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी ना? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, सो पहले एक सेकेंड। तो मुझे आंसर्स भेजे है तमन्ना ने, तो अभी उसका डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ओके तमन्ना, यू हेयर ना? यस मैम। ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी जॉइन हियर। जो आपने होमवर्क दिया था वो भेजना था। हाँ बेटा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा तुमने किया है ना? 33 से क्वेश्चन यस से। यस, यू सपोज टू सेंड। ओके, ऑलराइट, तो ये रहा होमवर्क। तो पहले तो वेरी गुड तमन्ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए, बाकी अच्छे करे। पर अगर आपके होमवर्क में सारे क्वेश्चन भी गलत होते हैं दैट इज फाइन, तुम क्वेश्चन कर तो रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अगर ऐसा कभी हुआ कि पूरे क्वेश्चन गलत हो गए, मैं स्क्रीन पे शो नहीं करूंगी, डोंट वरी। तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ। 42 एंड 48 गलत हुआ है तुम्हारा, राइट? यस मैम। सो देखो, गुड इवनिंग मैम। सो 42 क्वेश्चन जो है, ओके पास आ जा भाई। क्वेश्चन विजिबल है? नहीं नो मैम। है ना? हाँ। So 42 question would be आप है तुमने नीट वाला करा था ना, एम्स वाला नहीं था ये। नीट वाला कहा है, ऐसे नहीं गया। ओके, 1 मिनट देना मेरे को है, इससे निकाल लेती हूँ, इससे जल्दी निकल जाता है, इसमें प्रॉब्लम है। कौन कौन से क्वेश्चन है तो बंदा? मैम 42 एंड 48। 42 एंड 48 ना, तो आपका इसी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फिर तो दिख जाएगा। तो बहुत बढ़िया, 42 एंड 48 एक ही सीक्वेंस में भी आ रहे हैं। लेट मी ट्राई। अब दिख रहा है? यस मैम। देखो जी, 42 क्वेश्चन है। सुबह देख, द सिक्रीटरी फेस इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड, सिक्रीटरी फेस है जहाँ पे सिक्रीशंस होती है, और सिक्रीशन की हमने बात सिर्फ किसकी करी थी? सिक्रीटरी फेस का दूसरा नाम होता है ल्यूटियल फेस, है ना? और ये वो फेस है जहाँ पर कॉर्पस लूटियम सिक्रेट करता रहता है। क्या सिक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरोन, है ना? प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता रहता है ना? प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। तो देखो, सिक्रीटरी फेस इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड लूटियल फेस। तो आंसर ए होता या फिर सी होता, डी और डी तो हो नहीं सकता था। अब पहले तो दोनों के नाम पता हो तो ये क्वेश्चन होता, फिर उसके बाद हम फंसते हैं किसमें? तो जो ल्यूटियल फेस होता है, हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम कितनी टाइम के लिए रहता है? लगभग 14 डेज के लिए रहता है ना? तो ऐसा नंबर ढूंढ जो 14 के पास हो। तो 6 डेज तो बहुत कम हो गया ना, लेकिन 13 डेज है। सो आंसर वुड बी सी कि ल्यूटियल फेस और इट लास्ट फॉर अराउंड 13 डेज। ओके, यस मैम। क्लियर? चलो, सेकंड क्वेश्चन था 48 वाला। तो 48 कह रहा है, इन द ह्यूमन फीमेल द मेंस्ट्रुअल कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो थोड़ा सा चेंज कर सकती है। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या एडमिनिस्टर करूं? देखो, एफएसएच एंड एलएच जो है वो बॉडी में बेशक मेंस्ट्रुअल साइकिल पर इफेक्ट डालते हैं, वो इसके अलावा सेकेंडरी कैरेक्टर पर भी इफेक्ट डालते हैं, फीमेल की बॉडी पे और मेल की बॉडी पे। पर ये तो हम लोग चलो फीमेल की बात कर रहे हैं। एफएसएच का बहुत बड़ा फंक्शन है, तो हम एफएसएच और एलएच आगे अंदर से बाहर से नहीं डालते, क्योंकि ये तो पिट्यूटरी से रिलीज होता है ना। हम पता है कौन से हार्मोन को इंट्रोड्यूस करते हैं? हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी बार बार वही हार्मोन पढ़ रहे हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो बेटा जब भी बाहर से डालेगी ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डालेगी, और वो भी केमिकली मेडिकल लैब में बने हुए डालेंगे। याद है ना प्रोजेस्टेरोन हमने करा था ना, थोड़ा सा नाम बदल जाता है। अगर मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल को टेढ़ा मेढ़ा करना है तो हम क्या करते थे? देख, कॉन्ट्रासेप्शन में भी तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को ऊपर नीचे करते हैं ना, तो हम डाल सकते हैं
या तो हम लोग डालते हैं एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो इस सारे ऑप्शन में देखो सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, आंसर वुड बी बी। पहले में कह रहे हैं एफएसएच और एलएच को डालो, ये नहीं डालना। एफएसएच को डालो, सिर्फ एलएच को डालो, नहीं, आंसर वुड बी बी, क्योंकि हमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डालना है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो ये क्लियर है। यस मैम, थैंक यू। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, अब हर बार आपको हर बार कभी टीचर अवेलेबल नहीं होता, तो आप कैसे करोगे? तो ये है, अरे कहाँ गए, ये रहा। तो ये देख, बुक के एंड में ना, यहाँ तो सही से नहीं दिख रहा, जो इस चैप्टर के एंड में ना यहाँ पे आंसर को एक्सप्लेन किया होता है। तो मैंने तुझे एक्सप्लेन किया ना, वो यहाँ से भी पढ़ के चेक कर सकते, जैसे पता चला तुझे आंसर निकल गया पर यू आर नॉट श्योर कि आंसर कैसे आया है। सो व्हाट यू कैन डू इज, तुम बुक एंड पे जा सकते हो, चैप्टर एंड पे जा सकते हो और वहां से सॉल्यूशन देख लेना, सॉल्व कैसे हुआ, तो तुमको श्योर हो जाएगा कि तुम सही ट्रैक पे हो। और अगर ना समझ आए तो आस्क मी, ठीक है। यस मैम। मैम। ओके, क्योंकि भाई वो होमवर्क करके आई थी, उसने सबमिट किया था, तो इसी का डिस्कस हुआ। तुम करके आओगे, तुम सबमिट करोगे, तुम्हारी गलती भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। थैंक यो यू। मैम। नो प्रॉब्लम तमन्ना, तो इसलिए करके आया करो। यो मैम। ऐसे मेरे को अच्छा लगता है, बोलूं तुम होमवर्क नहीं करके आए, क्यों नहीं किया। अब तुमने नहीं किया तो नहीं किया, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि कराओ, ताकि तुम गलती करो, मैं तुम्हें सुधार दूं। देखो, जिसने होमवर्क नहीं किया, किसी और बच्चे ने उस टाइम पे बैठ के होमवर्क कर लिया, वो तुमसे आगे निकल गई ना उस चीज में। मैं नहीं कह रही उसको रोको, मैं कह रही हूँ कि तुम भी कर सकते हो। उसने भी कभी टाइम निकाल के किया होगा, तो ऐसा तो है नहीं वो स्कूल नहीं जा रही, सारे स्कूल के बच्चे हैं। दैट मीन्स पॉसिबल तो है, अगर हम लोग करें तो पॉसिबल तो है। प्रिया ने भी किया था, पर उसने दूसरे चैप्टर का कर दिया, तो देयर इज पॉसिबिलिटी, राइट। तो फिर मैं चाहूंगी कि तुम होमवर्क करो, ताकि तुम इम्प्रूव हो। अब वो दो चीजें याद रखेगी, क्योंकि उसकी कर लिया गलती। बेटा। अब क्या, अब तो क्लास के बाद अब मैं क्लास पढ़ाऊंगी ना, मेरे को भेज दिया करो, ठीक है। चलो अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आते हैं। तो आज हमने सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट करना है, और एनसीईआरटी को लास्ट वाला पार्ट जरूर रिव्यू करना है, क्योंकि वहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। उसके बाद हाँ, आपको पढ़ाने के लिए जो आएंगे वो हिमांशु सर आएंगे, जानते हो आप। यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, अच्छा तुम्हारे बैच है, यस कांग्रेचुलेशन। मैम, आई एम सर फेवरेट। आएंगे, ओह तो हिमांशु सर आएंगे आपको पढ़ाने, और आपका चैप्टर चढ़ेंगे जेनेटिक्स, ठीक है। ठीक है, सो क्योंकि उनकी भी क्लासेस है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लास में एक क्लास बैच मर्ज होगा 2 हफ्ते के लिए, और 2 वीक्स के लिए होगा, ठीक है। सो ही विल बी देयर, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सब तो उनसे मिले हो, है ना। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन उनके साथ पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, तुम्हें पता है, जो भी डाउट हो पूछ लेना, वो कभी मना नहीं करते। चलो, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा इम्प्लांट्स की तरफ, ठीक है। सर्जिकल मेथड हमने कर लिया था। मैम, व्हाट इज वेसेक्टोमी? डिफरेंस किया जो मेल में, मतलब वैसा डिफरेंस को कट करके और टाइट करके करते हैं सर्जिकल। मैम वो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनको। ठीक है, जो हम ह्यूमन के केस में पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, तो अगर सर्जिकल मेथड यूज हो, जहाँ सर्जरी होगा, कट लगेगा, तो सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्शन में जो आप करते हो, वहां पे आप 2 प्रोसेस पढ़ते हो, ठीक है। एक होता है वेसेक्टोमी, एक होता है ट्यूबेक्टोमी। सो मेल में होता है वेसेक्टोमी, टोमी मतलब काट देना, और फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अब देखो, वेसेक्टोमी में क्या होता है, वासा डिफरेंस, और वास डिफरेंस जो होता है उसको कट करते हैं और वहीं पे टाई कर देते हैं, सर्जिकली कट करके वहीं टाई करते हैं। तो देखो, सीमन तो इसमें बनता है स्पर्म से भरा हुआ, लेकिन वो कभी भी आगे नहीं जा पाता। तो इजैकुलेटरी जो यहाँ पर डक्ट है हमारी, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अंदर सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन डालती है, लेकिन उसके अंदर सीमन नहीं होता। तो मेल इजैकुलेशन करेगा, वो सेक्सुअली परफॉर्म भी कर सकता है, लेकिन वो कभी प्रेगनेंसी कॉज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी इजैकुलेशन में स्पर्म नहीं होते, राइट। सर्जिकल मेथड जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है, सबसे ज्यादा हाई सक्सेस रेट इसी का है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सक्सेस रेट कैसा है, सक्सेस रेट कैसा रहेगा, मैक्सिमम। ये वो लोग करते हैं जिनको इंश्योर है कि अब और प्रेगनेंसी उनको चाहिए ही नहीं, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, अच्छा फीमेल के केस में क्या होता है, फीमेल के केस में जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ये देखो ये वाली, इसको ये ऐसे कट करके टाई कर देते हैं। जब कट करके टाई कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, एग बनता है, oogenesis होगी, वो यहाँ वेट करेगा, रिप्रोडक्शन के बाद स्पर्म भी आएगा, स्पर्म भी जा रहा है उसकी तरफ, लेकिन वो कभी मिल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को स्टॉप कर देते हैं, राइट। सर्जिकल मेथड्स क्या करते हैं, दे स्टॉप
द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते, ठीक है। अब इसकी एक ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक जो मेन है वहां लिख लो। इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक मतलब इसका नुकसान क्या है, दैट रिवर्सल इज बैड। सॉरी, जिसका रिवर्सल होता है वो बैड होता है। मतलब कि अगर कोई सोचे कि जैसे उन्होंने डिसाइड कर लिया कपल ने कि वी डोंट वांट मोर चिल्ड्रन, लेकिन फिर उनका प्लान बदल जाए, 2 साल के बाद बोले नहीं हमें सर्जरी रिवर्स करनी है, तो आप हमारी ट्यूब्स को खोल के दोबारा से जोड़ दो। इसका रिवर्सल रेट बहुत खराब होता है, ये ढंग से हो नहीं पाता और दोबारा से इंसान कंसीव कर नहीं पाता, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो इस वजह से इसका जो रिवर्सिबल होता है वो बहुत बैड होता है। वैसे इसका सक्सेस रेट हाई है, ठीक है। ये टर्म आपको बहुत देखने को मिलेगी वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, तो मेरे को जल्दी से बता दो। हाँ बोलो मैम, ये परमानेंट होता है मतलब? हाँ, ये परमानेंट वाला होता है, इसको बार बार रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, परमानेंटली हो गया, ठीक है। तो मुझे बताओ मल्टी लोड कौन सा था? 375 375 तो 375 क्या करता, क्या है यूट्रस में क्या रिलीज करता है? कॉपर लूप। और वो कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव थे जो बैरियर मेथड में जो इम्प्लांटेशन को रोकते थे? मैम एक हार्मोन रिलीजिंग, यस एलएनजी। गुड गुड गुड, शाबाश, गुड शाबाश। वो कौन सा मेथड था जिसमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन सेक्स को अवॉइड किया जाता था? क्वेश्चन रिपीट करना फिर से। वो कौन सा मेथड था जिसमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन सेक्स को अवॉइड किया जाता था? रिदमिक एब्सिस्टेंस, करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट मैं आपको इम्प्लांट्स बताने वाली हूँ। इम्प्लांट्स मतलब बॉडी के अंदर कुछ डाल देना। जैसे आपने कभी सुना होगा किसी का हार्ट सही से नहीं काम कर रहा होता तो पेस मेकर डाल देते हैं सेंटर में, सुना है कभी? इम्प्लांट कर देते हैं चीजें, जैसे किसी की बोन ब्रेक हो गई है तो उसकी जगह उसको डाल के अंदर, किसी की पूरी ब्रेक हो जाए तो अंदर लोहा डालते हैं उसकी जगह पे उसको सही करने के लिए। तो इम्प्लांट्स मतलब पुटिंग समथिंग इन द बॉडी, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्शन में इम्प्लांट्स क्या होता है, क्योंकि हम तो कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ रहे हैं ना, कॉन्ट्रासेप्शन से बचाने के लिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव में जो इम्प्लांट होते हैं वो आपको आता है नोर प्लांट, ठीक है। तो नोर प्लांट अपनी बॉडी में लगा सकते हैं जो रिलीज करता है हार्मोन। सो दीज आर बेसिकली स्टिक्स, इससे स्टिक जैसी होती है। 2 3 4 5 6 स्टिक्स है, अलग अलग है, सीधे रख दो चाहे, कोई बड़ी बात नहीं, बट डायग्राम ऐसे दिखाता है इसलिए मैंने टेढ़ी बनाई है। तो 6 स्टिक्स है जिन्हें हम कहते हैं नोर प्लांट, जो स्किन में डाला जाता है, सबक्यूटेनियसली डाला जाता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, देखो वैसे तो कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। नोर प्लांट जो होते हैं इन स्टिक्स में भरे होते हैं हॉर्मोन्स। तो कौन से हार्मोन होंगे खुद ही बताओ? मैम प्रोजेस्टेरोन, या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या तो एस्ट्रोजन होगा या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, है ना। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोजेस्टीन। प्रोजेस्टीन मतलब प्रोजेस्टेरोन वाला। तो प्रोजेस्टेरोन की स्टिक्स होती है ये, इनका फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड थिक सर्विकल म्यूकस। तो ये क्या रोकती है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन नहीं होने देती है, ये इस तरीके से बॉडी को रेगुलेट करती है, तो अंडा बनके रिलीज नहीं होता। और ये सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर देती है। तो म्यूकस को थिक करने से क्या होगा? अंदर आसानी से नहीं चल, अंदर से नहीं आसानी से आ नहीं पाएगा, बाकी सेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये लोकेशन है इसकी कि ये कहाँ पर इंसर्ट होते हैं, तो ये अंडर द स्किन सबक्यूटेनियसली इंसर्ट होते हैं। सबक्यूटेनियस अभी दिखाती हूँ कैसे। तो सबक्यूटेनियसली ये इंसर्ट होते हैं स्किन के अंदर, और ये फीमेल यूज करती है, मेल नहीं, क्योंकि ओव्यूलेशन रोक रहा है ना, तो ऑब्वियसली फीमेल की बॉडी में होगा, राइट। दीज आर द नोर प्लांट्स, कैन यू सी द स्टिक्स? तो देखो कैसे एक मशीन की हेल्प से बेसिकली बॉडी के अंदर इम्प्लांट की जाती है, तो स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट कर रहे हैं, राइट। यस मैम। देखा, वो पहले उसने ऐसे निशान बना लिया कहाँ का इम्प्लांट करना है और फिर उसके अंदर वो नॉर प्लांट्स को डाल रहे हैं। तो ये ना चेंज करते रहना पड़ता है। देखो डिफरेंट क्वालिटीज आ गई है तो डिफरेंट डिफरेंट मैटर करता है, लेकिन इसको ना थोड़े टाइम के बाद चेंज करना पड़ता है, कुछ सालों के बाद दोबारा से
इसे निकाल के नए वाले को इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ हार्मोन है जो फिर सिक्रीट हो जाएगा, फिर हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। यो मैम। अब एक इंजेक्टेबल है डेपो-प्रोवेरा, इसमें मैम ये किसके लिए यूज होती है, एक बार एक्सप्लेन करना। बेटा ये ना फीमेल की बॉडी में डालते हैं और ये यूज होती है ओव्यूलेशन रोकने के लिए। ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल को इतना ऊपर नीचे कर देती है कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, ठीक है। यो मैम, थैंक यू मैम। ओके, देखो अब ये है आउट ऑफ सिलेबस, दैट इज डेपो-प्रोवेरा। तो ये पहले नीट में पूछा जाता था, अब तो काफी टाइम से नहीं देखा मैंने, पर हम कर लेते हैं। सो दीज आर द इंजेक्टेबल्स, मतलब कभी इंजेक्शन लगाया कोई? छोटी सी डिब्बी होती है ना जिसके अंदर सॉल्यूशन होती है, डॉक्टर उसको शेक करता है, सारी सॉल्यूशन को नीचे इकट्ठा कर लेता है, फिर ऊपर वाला हिस्सा तोड़ देता है, ऐसे होता है। फिर इंजेक्शन उसमें डालते हैं और फिर उसमें सारी सॉल्यूशन भर लेते हैं, ऐसे होता है। बहुत बढ़िया, राइट। सो दीज आर इंजेक्टेबल, डेपो-प्रोवेरा इनका नाम है इंजेक्टेबल्स का। तो सॉल्यूशन जिसके अंदर भरी है दैट इज डेपो-प्रोवेरा, ये इंजेक्टेबल है। ये बर्थ कंट्रोल पिल हार्मोन है। देखो ये पिल नहीं है, उस पिल के हार्मोन है, ठीक है। जैसे पिल्स में कौन से हार्मोन थे? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। तो ये हार्मोन होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। और ये भी क्या प्रिवेंट कर रहे हैं? ओव्यूलेशन। तो ये इंजेक्शन कब तक फिजिबल होते हैं? जैसे एक फीमेल है, वो आज गई और उसने जाके डेपो-प्रोवेरा के इंजेक्शन लगा लिए, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स तक उसको प्रेगनेंसी के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 मंथ तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, पर 3 मंथ्स के बाद अगर उसको दोबारा से कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तो वो दोबारा से इंजेक्शन लगाएगी, ठीक है। लिख लिया? नो मैम। लिख ले। इससे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं? हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, जब भी बॉडी में हार्मोन आता है बाहर से साइड इफेक्ट होते हैं। पर यहाँ पे आप जर्नल टर्म्स यूज करते हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड्स हैं। साइड इफेक्ट तो हर चीज के हैं, ओके। टेम्परेरी इन द सेंस हर 3 के महीने के बाद आपको लगाना पड़ रहा है, तो बार बार लगाना पड़ेगा इंजेक्शन। जो परमानेंट है ना वो सिर्फ सर्जिकल मेथड है, बाकी सबको रिप्लेस करना पड़ता है एक टाइम के बाद, सबकी एक लाइफ पीरियड है, लेकिन सिर्फ सर्जिकल मेथड है जो परमानेंट है, ओके। और नेचुरल मेथड भी हर बार आपको अप्लाई करने पड़ते हैं, देखा जाए तो, है ना, हर बार वो चीज करनी पड़ती है। चलो ओके बेटा। नाउ अब आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे नीट का क्वेश्चन आते हैं। एमटीपी सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आती है, आपको स्कूल में भी आएगा। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है कि कोई भी फीटस है, डिलीवरी से पहले उसे अबॉर्ट करा देना। अबॉर्ट करा देना मतलब गिरा देना, मींस मार देना, राइट। सो दैट इज नॉन एज अबॉर्शन। लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम तब कहते हैं जब वो लीगली हो, है ना, कि हम मेडिकली किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन मतलब अबॉर्ट कर दें। तो जब हम मेडिकल असिस्टेंस में, डॉक्टर की प्रेजेंस में, विद परमिशन किसी बच्चे को गिरा दें, तो दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इट इज द अबॉर्शन ऑफ द बेबी बिफोर नेचुरल डिलीवरी, टाइम से पहले, ठीक है। एमटीपीज पहले इंडिया में लीगलाइज नहीं थी, लेकिन अब वो लीगलाइज हो गई 1971। फिर एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक एक्ट आया इंडिया में, दैट वाज इन 2017। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब कोई भी जाके बच्चा गिरा नहीं सकता, उसको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा तभी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ कंडीशन होगी तभी किसी फीमेल को अलाउड है कि वो बच्चे को ना जन्म दे, उसकी अबॉर्शन करा दे, अदरवाइज अबॉर्शन होती नहीं है। तो तुम्हें क्या याद रखना है? पहले तो फुल फॉर्म, एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। दूसरा आपको याद रखना है कि इंडिया में लीगलाइज 1971 में हुई थी और इसकी अमेंडमेंट 2017 में आई है, यानी कि 77 वर्ड याद रखना है, ओके। फैमिली प्लानिंग इंडिया ने कब लॉन्च किया था? मैम क्वेश्चन रिपीट करना। फैमिली प्लानिंग इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? 1951। आजादी के कितने साल बाद हुआ था? 4 साल बाद। 4 साल बाद। हाँ, तो 1951 है, 71 नहीं। 7 की लाइन में अब लाई हूँ, राइट। चलो इसे लिख लो एक बार, फिर मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ कि कैसे किसी को एमटीपी अलाउड होता है। कोई फीमेल को अलाउड है, किसी को नहीं, तो किस बेसिस पे होगा।
ओके, ये किसने होमवर्क भेजा है? मैम इसका थर्ड ऑप्शन समझाना। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज का एक्ट होता है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वैसे ही एमटीपी को लीगलाइज तो कर दिया था 1971 में, लेकिन उसके ऊपर एक एक्ट नहीं आया था हमारे अमेंडमेंट के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इस चीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब लाया गया, वो ईयर था 2017। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो जब भी कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में आती है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना फॉलो करने के, तो अब हम पैरामीटर्स भी पढ़ेंगे। मैम होमवर्क किसने भेजा मुझे? 720, तुम्हारा बैच है कोई? नहीं, कोई बात नहीं। हो गया है तो बताए। चलिए आगे चलते हैं। सो देखो, ध्यान से देखना, तुम्हें याद है फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर क्या होता था? यस मैम। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 months। हाँ फर्स्ट मंथ से और थर्ड मंथ तक को बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हाँ, पहले 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड ट्राइमेस्टर मैम 3 to मंथ से 6 बेसिकली 4th मंथ टू 7 4th पूरा मंथ, 5th पूरा मंथ, 6th पूरा मंथ ना, तो 6 मंथ तक ही हुआ ना। यस मैम। ठीक है जी, मुझे बताओ डिलीवरी अबॉर्शन सबसे ज्यादा खतरनाक किस में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सेकंड ट्राइमेस्टर में? मैम फर्स्ट। देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी बन रहा है, सेकंड ट्राइमेस्टर में ज्यादा बेबी के पार्ट बन चुके होंगे, तो पता खतरनाक ज्यादा खतरनाक अबॉर्शन किस में हो गया? बच्चे के ऑर्गन अभी बने नहीं है, जब बच्चे के ऑर्गन बन गया। सेकंड में मैम। पहले मेरे को बताओ, सबको आवाज आ रही है? यस मैम। सबको आवाज आ रही है तो ओके। सब फिर क्वेश्चन ध्यान से सुनो, गलत पता नहीं कैसे आया इसका आंसर। कि देखो ये 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी है, ठीक है, मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिख रहा है सबको? मैम। अब जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, अब सब चुप कर जाना, शायद किसी वजह से किसी को सुन नहीं रहा, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो सेफ है जब तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो पहले 3 मंथ में फिर भी सेफ है, मदर को बच्चों को खतरा कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी सेफ है। देखो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अबॉर्शन होगी तो सब सही जाएगा, गड़बड़ हो सकती है, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में ही होनी चाहिए, लेकिन कंपैरेटिवली सेफ है। तो 1 महीने में 4 हफ्ते, सॉरी 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 3 महीने में कितने हफ्ते हुए, कितने वीक्स हुए? 12 वीक्स है ना, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जगह वो 12 वीक्स भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे? नो मैम। इसमें क्या होता है, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है तो एक डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड होता है जो एटलीस्ट एक डॉक्टर अप्रूव करे कि इसको अबॉर्शन की जरूरत है। ठीक है, सो कितने डॉक्टर चाहिए? एटलीस्ट 1। इतना ही सफिशिएंट होता है टू अप्रूव इट। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी लड़की के साथ रेप हो रहा हो, राइट, और फिर उसके आके वो उसकी अबॉर्शन करा देते हो, तो दैट इज रॉन्ग। तो इसलिए एक डॉक्टर की अप्रूवल चाहिए जो ये बताए, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी को पता चल जाए फीमेल है ना, और भ्रूण हत्या कर देते हैं, फीमेल फिटिसाइड्स कर देते हैं, तो ये हो सकता है कि इन सब से बचाने के लिए एक डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए। और डॉक्टर पता है कैसे अप्रूव करते हैं? वो ऐसे अप्रूव नहीं कर सकते, डॉक्टर जो भी होंगे उनको अप्रूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि या तो बच्चे को खतरा है या तो मदर को खतरा है, ओनली इन दैट केस डॉक्टर अप्रूव करते हैं, अदरवाइज अप्रूव नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर बच्चों को ऐसी कोई बीमारी है जो जानलेवा है, या फिर वो पैदा होने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा उस बीमारी की वजह से, या हमेशा उसको प्रॉब्लम रहेगी, तो जो है वो एक बार क्लेम कर सकते हैं कि हाँ भाई हम अबॉर्शन चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो जब भी खतरा होगा मदर एंड बच्चों को तभी अबॉर्शन कंसीडर की जाएगी, तो एटलीस्ट एक डॉक्टर अप्रूव कर दे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीबी हो जाएगी, दैट वुड बी लिटिल सेफ। ओके, व्हाट अबाउट द थर्ड ट्राइमेस्टर? जब थर्ड ट्राइमेस्टर आएगा देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ हो जाएगी दिक्कत।
ठीक है। तो सेकंड केस है, फॉर एग्जांपल किसी का रेप है या फिर हेल्थ इशू हो गया, तो इस केस में मे बी प्रेगनेंसी देर से पता चली लेकिन हेल्थ इशू है, पता चला तो ये पता चला कि मे बी बच्चा बचे या मदर बचे, या बच्चे का बहुत ही सीरियस केस है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसी कोई कंडीशन है, क्योंकि डिजीज भी पता चल जाती है। तो इन दैट केस सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होगी। पहले तो सेकंड ट्राइमेस्टर में कोशिश करते कि ना हो, लेकिन फिर भी अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन चाहिए तो कुछ कंडीशन होनी चाहिए। पहला, या तो मदर की लाइफ डेंजर में होनी चाहिए, बच्चे की लाइफ डेंजर में होनी चाहिए। दूसरा, या फिर बच्चा एबनॉर्मल होना चाहिए। उस केस में पेरेंट्स के पास फिर भी राइट होता है ये डिसाइड करने का कि उस बच्चे को वो जन्म देना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि हर कोई रेस नहीं कर पाता ना, हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो वो उनकी चॉइस है। स्ट्रांग इन द सेंस मतलब ये फैमिली चॉइस है, हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में क्योंकि ये डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है, तो कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर का अप्रूवल चाहिए? एटलीस्ट 2 एटलीस्ट 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर कंफर्म करे कि हाँ भैया अबॉर्शन होनी चाहिए, तभी होता है, अदरवाइज नहीं। ओके, दिस वाज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट? यो मैम। अब ये क्या चीज है, कौन जगह है ये? आईफल टावर कहाँ पर है ये? मुंबई? पेरिस। पेरिस? कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ? फ्रेंच है ना? तो जब हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तब हमने पेरिस देखा ना बीच में। यस मैम। ये चीज याद रह जाएगी। तो डेपो प्रोवेरा क्या था वैसे? यस मैम। डेपो प्रोवेरा क्या था? मैम इंजेक्शन था। इंजेक्शन से। और क्या रोकते थे वो? इम्प्लांटेशन? यो मैम। इम्प्लांटेशन तो नहीं रोकते थे। किसी पे भी हाँ मत बोला करो, ठीक है? अभी फ्रांस है, फ्रेंच की बात करते हैं हम। सो एक फ्रेंच ड्रग थी विच इज अ पिल। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, बट ये पूछा गया है तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएगा। प्रिया, तुमने पीवाईक्यू लगाए होंगे तो शायद तुमको कहीं दिख गया होगा ये। तो देयर इज अ फ्रेंच ड्रग विच इज अ पिल। तो वो पिल है पहली चीज तो। इसका नाम है RU486। दिख रहा है? RU486। मेविप्रिस्टोन इज अ फ्रेंच ड्रग। तो ये फ्रेंच ड्रग है, वहां पे डिस्कवर हुई है इसलिए। दिस इज यूज्ड टू इंड्यूस अबॉर्शन। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में एक ड्रग भी है। देखो वैसे तो जनरली सर्जिकली रिमूव किया जाता है ना, लेकिन ड्रग्स भी यूज होती है। तो एक फ्रेंच ड्रग जो यूज होती है RUF86, ठीक है? सो दिस इज अ पिल यूज टू अबॉर्ट अ बेबी एंड नॉन सर्जिकल अबॉर्शन। देखो हमेशा सर्जरी और नॉट सर्जरी में हमेशा नॉन सर्जरी ही प्रेफर होती है, क्योंकि सर्जरी में किसी को काटना है फिर उसको दोबारा सिलना है, तो ये तो है ना हेक्टिक प्रोसेस। बॉडी ट्रॉमा से तो जाती है, पेन किलर्स तो खाती है, सो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड कि मेडिसिन से मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। सो ये बहुत अच्छी ड्रग है कि ये इंड्यूस कर देगी अबॉर्शन इन ए नॉन सर्जिकल वे। इट इज एन एंटी प्रोजेस्ट्रॉन पिल। तो एंटी प्रोजेस्ट्रॉन पिल है ये। मींस प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल प्रोजेस्ट्रॉन के खिलाफ काम करेगी। तो अगर प्रोजेस्ट्रॉन अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं होगा तो अबॉर्शन हो जाएगी ना, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन ही तो था उनको थिक रखता था, राइट? यस मैम। ठीक है। सो what it does, it blocks the action of progesterone and does not let the endometrium become thick, causing bleeding and abort the fetus. तो इस तरीके से ये fetus को abort कर देती है। ओके ओके ऑलराइट, ये लिख लो एक बार, आपको ये होते मिलेगा नहीं। RU486 आपको नाम देके पूछ लेंगे, और आपको LNG25 ऐसे ही वर्ड्स नाम देंगे ना तो समझ नहीं आएगा। तो मैंने अबॉर्शन के लिए सिर्फ एक ही पिल कराई है ना, इसके अलावा तो कहीं नहीं कराई है? नो मैम। आप लोगों ने वो क्विज लिया जो नवीन सर ने दिया था? यो मैम। मैम उसमें ज्वाइन करने के बाद तो फिर से वही आ रहा है कि ज्वाइन करो पेरेंट्स की मेल आईडी डाल के। यस मैम। ज्वाइन ही नहीं हो रहा। कोड मांग रहे हैं, आपको पता नहीं क्या है। अच्छा, तो क्वेश्चन नहीं करा पाए आप? नो मैम। कोड तो भेजा है, मे भी वही डाला है, बट फिर मैंने कोड डाला फिर से बोला कि मेल आईडी डालो। यस मैम। और कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, बार बार रॉन्ग आ रही है। ठीक है, चलो मैं बात करूंगी। तुम लिखो ये। लिख लिया। सिर्फ अबॉर्शन की एक पिल है, ठीक है? यो मैम। गोइंग ऑन। अब मुझे बताओ,
हाउ कैन वी डिसाइड वेदर अ कपल इज फर्टाइल एंड इनफर्टाइल? कैसे डिसाइड करेंगे? अगर उनमें स्पर्म और ओवम की फॉर्मेशन होती If the couple is able to conceive, then they are fertile. नहीं, बट स्पर्म एंड ओवम की फॉर्मेशन होती है तो मेरे सामने कपल है तो मुझे तो पता नहीं चलेगा ना देखे। है मैम। और कैसे बताऊं? एक तो इसने बोल दिया कि अगर वो बेबी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो वो तो फर्टाइल है, ठीक है। और कैसे पता चलेगा कोई इनफर्टाइल है? क्या लगता है? सोचो। कोई कपल है, तुम कब कहोगे कि यार ये इनको प्रॉब्लम है रिप्रोडक्शन में, कि ये फर्टाइल नहीं है? कैसे पता चलेगा? अगर मैम वो कंसीव नहीं कर पा रहे हो। कब तक कंसीव नहीं कर पा रहे? मैम 2 इयर्स। किस बेसिस पे बोला 2 इयर्स? पढ़ा है? मैम पढ़ा था कहीं। पढ़ा था। यस मैम। देखो ये बड़ा डिबेटेबल है ना, कि कोई कपल फर्टाइल है ये नहीं कैसे पता चलेगा? सोचने की बात है। अब हो सकता है कोई 6 महीने से ट्राई कर रहा है तो हम बोल दें इनफर्टाइल है। हो सकता है ना, मे बी वो 6 महीने से जब भी ट्राई कर रहा था ओव्यूलेशन नहीं हो रही हो, पॉसिबिलिटी है, या फिर बीच में अबॉर्शन हो रही हो, यू नेवर नो, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। सो हाउ कैन वी डिसाइड वेदर अ कपल इज फर्टाइल और इनफर्टाइल? हम कहते हैं कि इफ अ कपल, आई थिंक यहाँ लिखा होगा, हाँ, सो इनएबिलिटी टू कंसीव अ बेबी, मतलब प्रेग्नेंट ना हो पाए एक कपल इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्शन मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना कोई प्रोटेक्शन यूज करे, चाहे वो पिल थी चाहे वो कॉन्डोम थे, कुछ भी नहीं यूज कर रहे, वो 2 साल से ट्राई कर रहे हैं इंटरकोर्स मतलब सेक्स, लेकिन फिर भी उनके बेबी नहीं हो रहा, कंसीव नहीं कर पा रहे वो, तब हम उसे कहते हैं कि यार ये इनफर्टाइल है, इनको हेल्प की जरूरत है। समझ आई? तो मेडिकली हमने ये डिटरमाइन किया कि यार 2 साल तक जो कपल कंसीव नहीं कर पाता उसको इनफर्टाइल कंसीडर किया जाता है, एटलीस्ट इन इंडिया। ओके, ये लाइन लिखो, ये नीट का क्वेश्चन है, मुझे याद नहीं है कब का है, पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं भी है तो इससे आ सकता है। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली ऐसा आया है, बट इससे आराम से आ सकता है। और गर्मी है। बहुत बढ़िया, देखो डन। तो ये था कि हमें कैसे पता चलता है कोई फर्टाइल है या नहीं है फर्टाइल, ठीक है। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर लेके जा रही हूँ, व्हिच इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस सुना है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एक बार ना थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, काफी सारा हो गया। पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने चैप्टर कहाँ से स्टार्ट किया? मैम फैमिली। सबसे पहले हमने 2-3 डेट्स याद करी, जिसमें हमने याद किया कि इशू है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, है ना। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ हमने डेट याद कर ली। एक तो फैमिली प्लानिंग वाली, क्या था, 1951। उसके बाद हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करना स्टार्ट कर दिया, और कॉन्ट्रासेप्टिव में सबसे पहले मेथड्स हमने कौन से पढ़े? नेचुरल मेथड्स। ओके, सॉरी। अब जो नेचुरल मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड्स के अंदर भी हमने कितने मेथड्स पढ़े? नाम बताइए। मैम विड्रॉ। ओके, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। चुप, रेज योर हैंड। ओके, ऑलराइट। अपूर्वा, नेचुरल मेथड बता। विड्रॉल मेथड एक्सप्लेन कर। ना विड्रॉल मेथड एक्सप्लेन कर। नहीं, ओके। मोनू, नेक्स्ट मेथड। लैक्टेशनल। पूरा बोल। एमिनोरिया, एमिनेरिया, वो जो भी है। ओके, एंड लास्ट मेथड वुड बी रिया। रिदमिक मेथड, ठीक है। जिनसे पूछ ले वो हाथ नीचे कर लो, बाकी रेज ही रखना। ओके, इसके अलावा नीता, इसके बाद हमने बैरियर मेथड किया था। बैरियर मेथड में मेल में कौन सा पढ़ा था?
चैट पे भी लिख सकते हो नीता। कॉन्डम्स। और मेल कॉन्डम्स की खास बात क्या थी कि ये कॉन्ट्रासेप्शन से तो बचाते हैं, इसके अलावा ये किससे प्रोटेक्ट करते थे नीता? प्रोटेक्ट फ्रॉम। मैम क्वेश्चन रिपीट करना एक फर्स्ट। हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं सुन रहा मैं हिंदी कह रिपीट कर दो। अच्छा मैं नीता ये पूछ रही हूँ कि बैरियर मेथड में इन द केस ऑफ मेल को कॉन्ट्रासेप्शन से तो बचाते, इसके अलावा वो और किस चीज से प्रोटेक्ट करते थे मेल को, मेल और फीमेल को? मेल कॉन्डम्स किस चीज से प्रोटेक्ट करते थे? नहीं? ओके कोई ट्राई और करेगा? लेट STD, sexual transmitted disease. हाँ सेक्सुअल ट्रांसमिशन करेक्टर से। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बनाते थे, ठीक है गुड। दीक्षा फीमेल के केस में बैरियर मेथड के नाम बताओ। Condom, diaphragm, cervical caps, and cervical walls. गुड, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड सर्विकल वॉल्स, वेरी गुड। पायल बाकी अब जिनसे क्वेश्चन पूछ ले प्लीज हाथ नीचे कर लो, नहीं तो ऐसे ना कंफ्यूजन होती है। पायल ये जो है डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड सर्विकल वॉल, इनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इनके साथ क्या यूज किया जाता है? प्रीति इनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इनके साथ क्या यूज करते हैं? मैम यूज करते हैं कि वो इजीली इंसर्ट हो जाते हैं। इसके साथ और क्या यूज करते हैं, इसके साथ और क्या मिक्स करूं कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए? विशाल मैम IUDs। दीक्षित पायल दीक्षित Yes, ma'am. क्या यूज करते हैं सर्विकल कैप या वॉल्स के साथ, क्या लगाते हैं कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए? दीक्ष दीक्षा मैम Foams. कल जेली और मैम जेली स्पर्मिसिडल Cream. गुड, ठीक है कोई ना, टाइम लग गया याद करने में। आईयूडीज आर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है आईयूडीज। तो बाकी हाथ नीचे करो जिन जिन से पूछ लिया है। विशाल इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में वो कौन सा था जो बहुत बेरियम सल्फेट रिलीज करता था? मैम लिपेज लूप। लाइपेज लूप, यस मैम। गुड। नीचे करो हाथ। जगदीश बेटा वो कौन सा था जो कॉपर टी रिलीज करते थे? कॉपर टी के 3 एग्जांपल बता दे। सॉरी कॉपर रिलीजिंग वाले के एग्जांपल बता दे। एक तो कॉपर टी ही हो गया, सॉरी। मैम कॉपर टी, हम्म कॉपर 7 हम्म और मल्टी लोड 375। शाबाश, कोई हाथ नीचे कर। रिया हार्मोन रिलीजिंग वाले के 2 एग्जांपल बता। Progesterone और LNG-20. ठीक है, LNG-20 क्या करता है, किन चीजों को रोकता है? फर्टिलाइजेशन रोकता है, इम्प्लांटेशन रोकता है, इम्प्लांटेशन, और कोई भी काम करता था जो लाइपेज लूप जैसा था बिल्कुल? Phagocytosis. किसकी किसकी? Sperm की. वेरी गुड, ओके हाथ नीचे कर। रमिता कॉपर टी, ये कॉपर वगैरह वाले क्या कर रहे हैं रमिता? Yes, कॉपर रिलीजिंग वाले यूट्रस में क्या करते हैं ऐसा कि प्रेगनेंसी ना हो? हम prostate होते हैं. कॉपर रिलीजिंग जितने भी डिवाइसेस है यूट्रस में ऐसा कॉपर रिलीज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि फर्टिलिटी नहीं हो पाती, बेबी कंसीव नहीं हो पाता, ऐसा क्या किया कॉपर रिलीजिंग? आवाज में प्रॉब्लम आ रही है सबको? नो मैम। No, ma'am. ओके प्रिया तुम्हें पता है? No, ma'am. तो हाथ नीचे कर फिर। ओके प्रीति बताओ। प्रीति मैम सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी एंड Phagocytosis. फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। हाँ, स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देती है कॉपर। वेरी गुड, शी रिमेंबर्स। गुड गुड, ठीक है तुमको इतना तो याद है, दैट्स गुड। आओ
मैं नेक्स्ट पे लेके जा रही हूँ, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, सो व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? डेफिनेशन पे सीधा क्वेश्चन आएगा। प्रिया, रमिता बेटा हाथ नीचे कर लो। चलो, इट इज अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। फीटस बोला ना, मतलब बच्चा जब मदर की वूम में है तभी तुम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो। टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड दैट सराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तुमको याद है जब बच्चा बड़ा होता है, डेवलप होता है, फिर तो वो किसके अंदर होता है? मदर की वूम, एम्ब्रियो, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी में होता है और उसके अंदर बहुत सारा लिक्विड होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। यस ठीक मैम। है, ये है हमारा फीटस। तो जब एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, क्योंकि इसी की सेल की फॉर्मेशन से तो बना है, जब बच्चा बन रहा था एपिब्लास्ट से, तो उन्हीं सेल से बना है। तो क्या होता है ना, बच्चे के कुछ सेल्स यहाँ भी निकल आते हैं, तो फीटल के क्रोमोसोम ना तुमको इस एमनियोटिक फ्लूइड में मिल जाएंगे। सो दीज आर द सेल्स हैविंग फीटल क्रोमोसोम्स। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, मदर को ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं और थोड़ा सा ये जो सैंपल है ना, ये जो आपको फीटल क्रोमोसोम दिख रहे हैं, इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा माइनर करते। देखो है तो रिस्की काम नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड में तुम छोटा सा छेद कर रहे हो, है खतरनाक चीज है ये। ठीक है, वैसे करना जनरली ऐसे प्रेफर नहीं करते और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर लेते जनरली। तो यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया है। इस एमनियोटिक फ्लूइड को जब वो स्टडी करते हैं तो उनको पता चल जाता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम है, तो वो देख के पता कर लेते हैं कि क्रोमोसोम के बेसिस पे कि इस बच्चे को कोई क्रोमोसोमल डिजीज है या नहीं। तो एमनियोसेंटेसिस का जो मेन पर्पस था वो ये कि पता कर ले पैदा होने से पहले कि क्रोमोसोमल कोई डिजीज है या नहीं। अगर है तो उसका पॉसिबल क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसके ऊपर पेरेंट्स फोकस कर सके। लेकिन लोगों ने इसको कैसे यूज करना स्टार्ट कर लिया फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, कि ये क्रोमोसोम पैटर्न, क्योंकि क्रोमोसोम ये भी तो बता देगा कि एक्स एक्स क्रोमोसोम है या एक्स वाई है। तो क्रोमोसोम देख के ये भी पता चल जाता है डॉक्टर को कि यार एक्स एक्स है या एक्स वाई है, तो फिर उनसे सेक्स डिटर्मिनेशन भी हो जाती है। तो ये एमनियोसेंटेसिस का बुरा यूज है। तो एक्चुअल यूज क्या है एमनियोसेंटेसिस का, ताकि पता चले क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है, बच्चे को कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। मिस यूज क्या है इसका, कि फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन स्पेशली इन इंडिया, जैसी फीमेल मिलती है तो उसको फीमेल फिटिसाइड कर लेते हैं, उसको पेट में ही मार देते हैं, राइट। अब किसी ने सोचो एमनियोसेंटेसिस 6th मंथ में जाके कराया और वहां पे लड़की निकल गई, तो वो लोग अबॉर्शन 6 मंथ में कराने के लिए चले जाते हैं। और इनकी जो अबॉर्शन होती है, अब डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करेगा नहीं, है ना, 6 मंथ सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म होने आ रहा है, वो तो नहीं अबॉर्शन के लिए अलाउड करेगा, इसलिए क्योंकि सेक्स कुछ और है। तो ये लोग जाते हैं फिर किसके पास, क्वैक्स के पास। व्हाट आर क्वैक्स? दे आर हाँ, ये डॉक्टर्स नहीं है, ये कोई भी, इन्होंने कुछ भी मेडिकल थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बेसिस पे ये डॉक्टरी करने की क्लेम करते हैं, कोई डिग्री देखने तो जाता नहीं है। फिर इनसे सर्जरी करा लेते हैं, उससे क्या होता है, मदर की जान भी खतरे में आ जाती है, बच्चे की, बच्चे को तो ये मारना चाहते हैं, मदर को भी मार देते हैं। दिस इज वेरी प्रैक्टिस। हाँ नीता बोलो। एक बार रिपीट कर दोगे इसे वापस? एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसके एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी होता है ना, यहाँ पर फीटस, तो देख ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, इसके अंदर बेबी के कुछ सेल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि बेबी से ही तो बना था ये, एपिब्लास्ट के सेल से। तो क्या होता है एमनियोसेंटेसिस में कि ये जो सेल्स होते हैं इसको इंजेक्शन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड के साथ निकाल लेते हैं डॉक्टर्स। फिर इस एमनियोटिक फ्लूइड को पूरा स्टेन वगैरह करके अच्छे से स्टडी करते हैं, तो सारे क्रोमोसोम का पैटर्न दिख जाता है। तो ये जो पैटर्न होता है वो देख के वो बता लेते हैं यार क्रोमोसोम में कोई एब्नॉर्मेलिटी है या नहीं, क्योंकि हर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है ना। तो जैसे मान लो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे आना था, लेकिन उन्हें देखा क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम गायब है, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई और क्रोमोसोम है, या फिर उसकी शेप में कोई गड़बड़ है, तो उनको पता चल जाएगा कि इस बच्चे को कोई क्रोमोसोमल डिजीज है। तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। लेकिन इसका मिसयूज क्या होता है कि लोग इसे निकाल के सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम भी दिखाई देगा तो पता चल जाएगा लड़की है या लड़का। तो एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे, उससे क्रोमोसोम को पढ़ लेंगे और बता देंगे बच्चे को कोई डिजीज हो सकती है या नहीं। लेकिन इसका मिसयूज क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, और अगर सेक्स फीमेल निकलता है तो जनरली उसे अबॉर्ट करा दिया जाता है, ऐसे लोग करवा देते हैं। ठीक है, सो एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसीजर फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस। प्री मतलब पहले, जन्म से पहले, नेटल मतलब बच्चा, तो बच्चे के जन्म से पहले, पहले मींस जन्म से पहले, बिफोर बर्थ। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस है ये। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी के लिए इसको यूज किया जाता है। इसका यूज ये है कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी देखनी थी। ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज हो जाता है, और फीटल इन्फेक्शंस को भी ये डिस्कवर कर लेता है। ये कब कंडक्ट होता है, जब 16 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हो, तब कंडक्ट होता है। ठीक है, तो 16 वीक का मतलब कौन सा मंथ होगा? थर्ड,
मैम फोर्थ। एक क्या बोलते हो? अच्छा कैसे काउंट करते हो? कैसे काउंट करते हो? ऐसे काउंट कर लेते हो फोर्थ हवा में? फोर्थ मंथ। एक मंथ में 4 वीक, यो मैम। तो 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 द 4 4 4 द मैम। 16। सो देखो अराउंड 4 मंथ में कर रहे हैं ना। यो मैम। तो बेटा ऐसे हवा में जवाब दिया करो, सोचा करो। प्रॉब्लम पता है क्या, जब हवा में जवाब देते हो ना, आप अपने क्वेश्चंस भी ऐसे लगाते हो। आप क्वेश्चन को देखते हो, हवा में जवाब देते हो, आप सोचते नहीं हो वो आंसर कैसे आया है। तो जब क्वेश्चन पूछो ना, सोचा करो। कोई कंपटीशन नहीं है कि पहले कौन आंसर देगा, कौन जीत जाएगा इसमें। मुझे आधे बच्चों का नाम भी नहीं पता चलेगा, इतनी सारी लड़की है। तो कंपटीशन ये है कि तुम क्वेश्चन को सोच सकते हो। तो जब मैं क्वेश्चन पूछूं ना, पहले क्वेश्चन सुना करो, उस पर सोचा करो, फिर आंसर दिया करो। इसको हैबिट बना लो, ताकि जब तुम PYQ करो तो तुम्हारे आंसर निकले। समझ आई? जैसे मेरे को हवा में आंसर मत दिया करो, निकालने की कोशिश किया करो। और अगर नहीं समझ आया तो फिर पूछो। जब तुमने सोचा ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम्हें समझ आया या नहीं? इसलिए पता क्या होता है, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हम पेपर देने जाते हैं, लेकिन नंबर नहीं आते और हमें समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमने जल्दी जल्दी से टिक कर दिए थे। घर में तो हमने प्रैक्टिस नहीं की थी एक्चुअली। हमने कभी समझा नहीं हमारी प्रॉब्लम को। हमने बस बोलते हैं रोज के 100 क्वेश्चन करने हैं तो सिलेक्शन हो जाएगी, मैंने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया। ऐसे नहीं करना। 10 क्वेश्चन करो लेकिन समझ के करो। तो सुना करो, सोचा करो, फिर क्वेश्चन किया करो, दिमाग लगाओ उस पे, तभी तुम्हें डाउट्स आएंगे। अब देखो इसका प्रोसेस कैसे है। एमनियोटिक फ्लूइड व्हिच हैव अ फीटल क्रोमोसोम इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और फिर उसको चेक करते हैं, उससे ये सारा कुछ पता चल जाता है। क्लियर? ठीक है, तो ये लिख लिया, लिख ले एक बार, काम आएगा ये। हाँ बोल। ये वाला एक बार फिर से read करवा दो, एक पुस्तक में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, एक बार इसे लिख ले, मैं रिपीट करा देती हूँ। थम्स अप कर दो, करा नहीं? ओके गुड। अब देखो कहाँ गई, किसे समझ नहीं आया था बेटा? नाम? रमिता को। रमिता? रमिता आवाज आ रही है? रमिता। आवाज आ रही है ना? रमिता आवाज आ रही है? देख, एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, ये एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है, जिसमें जैसे ये फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो इस फीमेल में जो बेबी है वो किसके एमनियोटिक कैविटी के अंदर है, यहाँ बच्चा लगा है। तो एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि लिक्विड है, और ये कैविटी और ये फ्लूइड सारे बच्चे के सेल से ही तो बने थे। तो यहाँ पर ना थोड़े सेल्स आ जाते हैं और बच्चे का क्रोमोसोम यहाँ मिल जाएंगे तुम्हें उन सेल्स के अंदर। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, फीमेल को थोड़े से इंजेक्शंस के थ्रू ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसे बाहर निकाल लेते हैं, और फिर डॉक्टर इसको लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं। जब वो उसको स्टडी करते हैं ना, तो उनको क्या दिख जाता है, क्रोमोसोम्स का पैटर्न, कैसे क्रोमोसोम्स है इस बच्चे के अंदर। तो अगर बच्चे को ऐसी कोई भी बीमारी है जो क्रोमोसोम के पैटर्न को चेंज कर सकती है, या फिर कुछ मिसिंग लगता है, तो उनको पता चल जाता है यार इसको क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है। वो पेरेंट्स को बता सकते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट चैप्टर में करोगे, अभी हेरिडिटी करोगे ना सर के साथ, तो वहां पे सारे आएंगे डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा पर्पस तो इसका अच्छा था ना कि डिजीजेस पहले पता चल जाए, तो हम तैयारी कर सकते हैं। एक तो फैमिली डिसाइड कर सकती है कि उनको वो प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं। दूसरा, अगर कोई डिजीज के साथ बच्चा आ रहा है तो वो तैयारी कर सकते हैं कि डिलीवरी के बाद उसको कैसे रखा जाए, उसकी कैसे देखभाल हो, राइट। तो ये अच्छा तरीका था, लेकिन इसको लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज कर लेते हैं। किसी कंट्री में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन से, लोग खुशी से कराते हैं। लेकिन इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन कराने, क्योंकि क्रोमोसोम से पता चल जाएगा एक्स एक्स क्रोमोसोम है या एक्स वाई, एक्स वाई है तो मेल है, एक्स एक्स है तो फीमेल है। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि अगर फीमेल पता चल जाती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसे मरवा देते हैं, जबरदस्ती अबॉर्ट करा देते हैं।
एमनियोसेंटेसिस अबॉर्शन के लिए नहीं था, एमनियोसेंटेसिस था बच्चे का जानने के लिए कि सब सही है या नहीं, लेकिन वो सेक्स डिटर्मिनेशन करके उसे अबॉर्शन की तरफ ले जाते हैं, तो ये इसका गलत हो गया। इसके अलावा अगर फीचर्स को कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शियस एजेंट यहाँ पर दिख जाएंगे, तो हमें इन्फेक्शन भी पता चल सकता है। तो ये प्रोसेस है एमनियोसेंटेसिस का, इसी को हम प्री नेटल डायग्नोसिस कहते हैं। प्री मतलब पहले, सो बिफोर बर्थ हम पता कर सकते हैं, इसलिए से प्री नेटल डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, अमिता समझ आया? ठीक है। क्रोमोसोम का नो तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं पता, अभी सर के साथ जब तुम हेरिडिटी कर लोगे ना, उसके बाद क्रोमोसोम की बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। फिर मेरे साथ जब मॉलिक्यूलर बेसिस करोगे तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि क्रोमोसोम बनता कैसे है। तो धीरे धीरे चीजें समझ आती है, बस पेशेंटली याद रखना कि XX होगा तो फीमेल, और सॉरी XY होगा तो मेल, XY होगा तो मेल। चलो चले आगे। A point to remember is that amniocentesis is used to detect chromosomal disorder. ठीक है, तो ये रिमेंबर कर लो पॉइंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू एमनियोसेंटेसिस। पहले सुन लो, इट कैन नॉट डिटेक्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर। अभी तुम्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं पता ना कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं, वो तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेंगे। तो अभी के लिए याद रख लो कि ये मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं पता कर सकता, ये सिर्फ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब कि अगर क्रोमोसोम के नंबर या स्ट्रक्चर में दिक्कत है वो ये बता सकता है, लेकिन ये तुम्हें मेंडल वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे नहीं बता सकता। तो कुछ बीमारियां होती है जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जो ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्रोमोसोमल कर सकता है। पर देयर इज 2 एक्सेप्शंस। ऐसे 2 मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो एमनियोसेंटेसिस से डिस्कवर हो जाते हैं। So these are Mendelian disorder, but can be detected by amniocentesis. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। क्या नाम है इनका? सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया। ठीक है, ये सारी डिजीजेस नेक्स्ट चैप्टर में, तो डोंट वरी, सब समझ आएगा। अभी के लिए ये लिखो। मैम चलो आगे। डन ना? अब जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। देखो, अब सारा का सारा जो कॉन्ट्रासेप्शन था ये था कि प्रेगनेंसी से बचाने के लिए, ठीक है। लेकिन देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट, देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट इंक्रीज देयर फैमिली। सो व्हाट अबाउट दोस हु कैन नॉट कंसीव फैमिली, जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते? सो वो कपल्स दैट कैन नॉट कंसीव नेचुरली वो कंसीव नहीं कर पा रहे अनप्रोटेक्टिव सेक्स के बाद भी, उनको हेल्प दी जा सकती है। हेल्प हो सकती है उनको मेडिकली। तो उनको जो मेडिकली हेल्प दी जाती है उसको हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज। ठीक है, मतलब डॉक्टर्स असिस्ट करते हैं रिप्रोडक्शन की कुछ टेक्निक, जिसकी मदद से इनको रिप्रोडक्शन में मदद हो जाती है। ठीक है, एक तो आर्ट होता है, दूसरा होता है कुछ कपल सोचते हैं कि क्यों जबरदस्ती, क्योंकि ये महंगे भी होते हैं टेक्निक्स, तो क्यों इन सबके थ्रू जाना है, लेट्स अडॉप्ट। सो अडॉप्शन इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि इतने सारे बच्चे जिनके पास घर नहीं है और कितने सारे लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, तो अगर वो लोग मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। जिसके पास घर नहीं है उसे घर मिल जाएगा, और जिसके पास बच्चे नहीं है उन्हें बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन हर कोई इससे रेडी नहीं होता। सबको, कुछ काफी लोग हैं जिनको होता है कि अपना ब्लड होता है, बट ब्लड इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ प्लाज्मा एंड RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, सो इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर पीपल। सो चलो, एथिकल रीजंस है, आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट क्या कह सकते हैं इसमें, लेकिन अडॉप्शन इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर ये नहीं तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स लोग यूज करते हैं। तो मुझे बताओ, आप लोगों ने वो मूवी देखी है? कौन सी? नाम भूल गई मैं, एक मिनट, नेक्स्ट होमवर्क आने वाला है तुम्हारा। कोई था जिसने मुझे क्लास में मूवी का होमवर्क भेजा था, पिछली मूवी का? फिर वो किसी और बैच के बच्चे ने मैम भेजा। जो आपने भेजी थी वो वाली मूवी? नहीं, गुड न्यूज देखी किसी ने? यो मैम। गुड न्यूज में भी वो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक यूज करते हैं, जिसकी मदद से वो डॉक्टर की मदद से वो प्रेगनेंसी करते हैं, है ना? तो यस मैम। वो आर्ट यूज करते हैं, तो हम लोग आर्ट के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ओके, यो मैम। ऑलराइट।
सो अभी तो इसको हो नहीं पाएगा, तो हम अटेंडेंस की तरफ जाते हैं, कल कराऊंगी, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे ना, उनको एमिनोसेंटेसिस से नहीं पता लगाया जा सकता था ना? नहीं, सिवाय दो के, दैट इज सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया। ये दो ऐसे मेंडेलियन डिसऑर्डर है जिसको ये एमिनोसेंटेसिस डिस्कवर कर लेता है, ओके मैम। ठीक है? ये मैम सो अरे यार ये तो अभी भी नहीं आया। पूछना भूल गई मैं, इसे फ्रीज कैसे करते हैं? किसी को आता है क्या फ्रीज करना, कि ये यहीं का यहीं रुक जाए? नो मैम। आई थिंक यही है। इसे लेट्स सी। फ्रीज नहीं हुआ, पूरी रो होनी तो चाहिए थी फ्रीज। ट्राई मैम। ओके, अटेंडेंस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी मुझे। किसकी क्लास है तुम्हारी? मैम केमिस्ट्री की। ठीक है, ऑलराइट। ओके, सो वी हैव गुंजन, यस मैम। मुस्कान। मैम ये बेसिक्स की है, आपने P4 की लेनी है। P4 की लेनी है आपने। ओके ओके, माय बैड, सॉरी। ठीक है, तेजस्विनी, करुणा, स्वाति, मैम। कामनी, अनामिका, अनीता, यस मैम। नंदिनी, यस मैम। रुशिल, यस मैम। पलक, मैम अनामिक रीजन। ओके, पलक, प्रीति, प्रेजेंट मैम। प्रीति, प्रेजेंट मैम। नेहा, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। प्रिया, प्रेजेंट मैम। अनीता, मन्ना, प्रेजेंट मैम। अदिति, यस मैम। तान्या, प्रेजेंट मैम। अर्चना, रमिता चांद, दीक्षा कुमारी, टीना, प्रेजेंट आंचल, मैम। अनुशिवा, प्रेजेंट मैम। वैशाली, यस मैम। प्रेजेंट मैम। पायल, मनीषा, सुनेहा, शिवांगी, प्रेजेंट मैम। सिल्की, प्रेजेंट मैम। अंजलि, प्रेजेंट मैम। मीनाक्षी, रिया, प्रेजेंट मैम। साक्षी, प्रीति, प्रेजेंट मैम। किंजल, नामिका, गुंजन, प्रेजेंट मैम। अलक, प्रेजेंट मैम। अंजू, प्रेजेंट मैम। भावना, प्रेजेंट मैम। ज्योति, प्रेजेंट मैम। शगुन, प्रेजेंट मैम। मैम श्वेता, मेरी बैगी। क्या नाम है बेटा? मीनाक्षी। ओके बेटा, लगा दे। दिव्यांशी, प्रेजेंट मैम। पारुल, प्रेजेंट मैम। नवप्रीत, कशिश, प्रेजेंट मैम। नितिका, आरुषि, अपूर्वा, यस मैम। मुस्कान। यस मैम। और कोई बच्चा रहता है? नो? नो मैम। ओके बेटा, तो मैं होमवर्क भेजूंगी, वो वाले क्वेश्चन लगाने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले, ठीक है? यो भेज देना, ताकि तुम्हारे जो भी गलत हो